नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 13 से 16 मई तक आयोजित होने वाले श्री अन्न महोत्सव के प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए स्कूली छात्र छात्राओं की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में देहरादून के करीब 21 विद्यालयों के 2000 से अधिक छात्र छात्राओं ने रैली में हिस्सा लिया। ये जागरूकता रैली पवेलियन ग्राउंड से शुरू होकर घंटाघर होते हुए वापस पवेलियन ग्राउंड में रैली का समापन हुआ। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि आगामी 13 से 16 मई को सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बड़कला देहरादून में उत्तराखंड अन्न महोत्सव 2023 का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित अन्य राज्यों के कृषि मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिशन घोषित किया गया। ये यूएनओ के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया और 18 मार्च को दिल्ली में पूसा से मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला और आज हमारी सरकार भी लगातार मिलेट्स को बढ़ावा दे रही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो मिलेट्स के लिए 83 करोड़ की व्यवस्था बजट के अंदर की है, क्योंकि ये श्री अन्न मिलेट्स स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि अगर कोई व्यक्ति मरुआ खाएगा तो उसको शुगर नहीं होगी, जो उड़द की दाल खाएगा उसको पथरी नहीं होगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विपक्षी विधायकों के साथ बैठक की सराहना की है। बता दें, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस पहल को लोकतंत्र के लिए अच्छा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन विकास के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की और उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर सरकार की ओर से सकारात्मक कदम उठाने की बात कही। सीएम धामी ने विपक्षी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने की बात कही और कहा कि सरकार की ओर से जल्द इस दिशा में पहल की जाएगी। देखिए, अभी गढ़वाल मंडल के जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, उनके साथ विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने, जैसा कि मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, एक विस्तृत चर्चा हुई है और उसमें जो हमारे माननीय विधायकों ने अपने प्रस्ताव, विभिन्न विषयों के प्रस्ताव दिए हैं, तो उसका परिणाम अब देखने को मिलेगा। लेकिन बेहतर पहल है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन विकास के मामलों में कहीं पर किसी प्रकार के दुराव नहीं होना चाहिए। ये अच्छा संकेत है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सीएम धामी विपक्षी दलों के विधायकों के साथ, नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, उसको लेकर अब नेता प्रतिपक्ष ने भी सराहना की है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? जी जागृति, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिन सभी जो विधायक थे, विपक्षी दलों के विधायक थे, उनके साथ एक बैठक की थी और कहीं ना कहीं जिससे जो नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य ने ये मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना की है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि विकास के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष नहीं देखना चाहिए, चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, सभी का विकास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने इस चीज की मुख्यमंत्री की जरूर सराहना की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विकास के मुद्दे पर सभी को आगे आना चाहिए। एक अच्छी पहल जरूर थी मुख्यमंत्री की तरफ से और आगे के लिए अगर ऐसी पहल होती रही तो कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड का जो चौमुखी विकास है वह भी होता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के क्षेत्र में चाहे विपक्ष की बात की जाए या पक्ष की बात की जाए, अगर मुख्यमंत्री की पहल है तो काफी सराहनीय पहल उन्होंने इस तरीके से उन्होंने कहा है और नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जरूर तारीफ की है। जी बिल्कुल नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास।
तो वही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों से अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के समक्ष पेश करने की मांग की है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने बीते 4 साल में विकास के लिए क्या कुछ किया, इसे जनता के समक्ष रखे। उन्होंने सांसदों से 5 कामों को बताने की भी मांग की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी द्वारा सभी सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी से 5 बड़ी योजनाओं का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखने की मांग की है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो 5 साल 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। वो 5 बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने 4 सालों में जितना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है। और जनता जरूर हिसाब मांगेगी कि 4 सालों में डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जनता का हक है कि वो सवाल करे और सरकार को उन सवालों के जवाब देने चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। वही लगातार हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ बने हुए। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने अब सांसदों से सवाल किए हैं कि बीते 4 सालों में क्या काम किया गया है, उसका लेखा जोखा सामने रखा जाए, क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक बीजेपी की तरफ से सामने आई है? जागृति, निश्चित तौर पर 2024 में लोकसभा के चुनाव है। कहीं ना कहीं अगर पार्टियों की बात की जाए तो बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। जहां अगर विपक्ष की बात की जाए तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है, जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो सांसद हैं इन 4 सालों में विकास का कितना काम किया है, इसको लेकर अब जनता के बीच में जाएं और अपनी जो 5 काम है उसको गिनाने का काम करें। तो कहीं ना कहीं अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। जहां अगर बीजेपी की बात की जाए तो लगातार बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में चौमुखी विकास हो रहा है, चाहे सड़कों की बात की जाए या फिर उत्तराखंड के लोगों के विकास की बात की जाए, योजनाओं की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, तो तमाम सारे मुद्दों पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि लगातार केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर विपक्ष की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो 4 साल का वक्त था, इसमें अगर जो सांसद हैं उन्होंने जो काम किए हैं उसका लेखा जोखा लेकर वह जनता के बीच में जाएं और अपनी बातें रखने का काम करें। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भले ही चुनाव में अभी समय बाकी है 2024 को लेकर कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। जहां बीजेपी अपनी उपलब्धियों को गिना रही है तो वहीं विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो सत्ता दल है उसने अभी तक विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी माहौल और जो चुनावी घूम तैयार करने की बात अब शुरू हो गई है। लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी। जी बिल्कुल नवीन, और ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन लोकसभा चुनाव को महज साल भर बचा है, ऐसे में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच पहुंच रही है? निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो बेरोजगारी है वह चरम पर है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार जो सरकार को घेरने का काम कर रही है। लेकिन सरकार का भी अपना मत है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि लगातार युवाओं के लिए रोजगार की बात की जा रही है, रोजगार दिया जा रहा है और लगातार सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है। तो जो पक्ष अपना अपना मत जरूर रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी भूमि तैयार करने के लिए चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों ही दल एक दूसरे की कमियां जरूर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक खबर आपको बता रहे जहां पर अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
वहीं रामनगर में बड़े मीट की बिक्री को लेकर की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ अब मुस्लिम समाज के लोगों का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। इस अवैध वसूली को लेकर नगर पालिका के एक सभासद ने भी मोर्चा खोलते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। नगर पालिका के सभासद मोहम्मद मुजाहिद ने कहा कि संबंध में पूर्व में अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। वहीं इलाके के लोगों ने भी बढ़े हुए रेटों पर रोक लगाए जाने की मांग की है। वहीं इस मामले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि उक्त मामले में सभासद की लिखित शिकायत प्राप्त हो चुकी है और इस संबंध में आगामी दिनों में होने वाले बोर्ड बैठक में इस मुद्दे को रखा जाएगा। साथ ही बोर्ड बैठक के निर्णय के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जाहिद हुसैन, ये 40 रुपये बढ़ती ले रहे हैं। 180 का रेट था, अब ये 220 के करीब बेच रहे हैं। ये गलत है क्योंकि गरीब बस्ती हैं, गरीब लोग हैं इस खताड़ी में, इस काबिल नहीं है कि जो इतना महंगा खा सकें। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये 3-4 दिन पहले से प्रकरण संज्ञान में आया था और इस आशय के सम्मानित सभासद द्वारा भी आपत्ति दर्ज की गई थी। लिखित में भी दिया गया था कि 220 रुपया वसूल किया जा रहा है। उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। यदि वो रेट में सुधार नहीं करते हैं तो आगामी बोर्ड की बैठक में प्रकरणों को संदर्भित कर दिया जाएगा। देहरादून नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में अच्छी रैंक लाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में देहरादून की दीवारों पर भी खूबसूरत पेंटिंग बनाई जा रही है। ये पेंटिंग देहरादून की जनता को पर्यावरण संरक्षण और देहरादून को साफ रखने का संदेश दे रही है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा, अगर नगर निगम द्वारा राजधानी स्वच्छ और सुंदर करने का कार्य किया जा रहा है, इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि इस मुहिम में राजधानी देहरादून की जनता का भी सहयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम देहरादून अच्छी रैंक प्राप्त करेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर लगातार हम अभियान भी चलाते हैं, लगातार जनता से भी अनुरोध करते हैं और स्वच्छता के लिए हमने 1 अक्टूबर से हर वार्ड में 3 घंटे का एक अभियान चलाते हैं। शुक्र शनि इतवार 3 दिन जो है मैं स्वयं भी जाता हूँ। हमारी नगर निगम की टीम होती है, पार्षद होते हैं, वहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, वो सभी लोग होते हैं और उस अभियान को चलाने का उद्देश्य है कि सभी लोग जो है स्वच्छता के प्रति वो ये ना समझे कि ये सिर्फ निगम की जिम्मेदारी है, वो ये समझे कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिस दिन ये जनता समझ लेगी कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है तो निश्चित रूप से आज देहरादून के स्वच्छता के मामले में जो स्वच्छता के जो परिणाम आ रहे हैं उसमें देहरादून का लगातार सुधार हो रहा है। और इस वर्ष भी हमारा प्रयास है कि स्वच्छता की जो रैंकिंग है देहरादून की 50 से नीचे हमारी रैंकिंग आए। और देहरादून के लोगों ने अभी जो हमने 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई थी उसमें भी 1,28,000 लोगों ने जो है संकल्प लिया था कि हम देहरादून में जो है प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो गंदगी करेंगे, ना दूसरों को करने देंगे। ऐसे ही जो है लगातार जो है नगर निगम अभियान चलाता है और समय समय अभी स्कूल के बच्चे भी यहाँ आए थे। उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के जो आज बच्चों के अंदर ये भावना आई है तो निश्चित रूप से हमारा देहरादून एक दिन जो है जो इंदौर नंबर 1 आता है, देहरादून भी एक दिन जरूर जो है नंबर 1 स्वच्छता के मामले में आएगा। वहीं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन का केंद्र नैनीताल के टिफिन टॉप में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, जिसकी वजह से टिफिन टॉप में आई दरारों को बताया जा रहा है। बता दें, जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल का कहना है कि टिफिन टॉप में दरारें आने की वजह से वहां भूवैज्ञानिक और प्रशासन की टीम सर्वे के लिए भेजी गई है। साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र को भी टिफिन टॉप में आई दरारों के बारे में अवगत करा दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल वहां आवागमन रोका गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की सर्वे टीम भी जल्द टिफिन टॉप का निरीक्षण करेगी। दरअसल नैनीताल में आने वाले पर्यटकों के लिए टिफिन टॉप आकर्षण का केंद्र रहता है। टिफिन टॉप पे हमने टीम अपनी भेजी, मैं भी स्वयं विजिट करने गया था। तो टिफिन टॉप में जो डेवरेथिक पार्क है उसके आसपास में काफ़ी दरारें हैं। तो फिलहाल इनिशियली जो जियोलॉजिस्ट ने हमें सजेस्ट किया कि इसको भर दिया जाए और इसको वॉच कर दिया जाए और वॉच किया जाए और आसपास के एरिया में इसमें मूवमेंट लोगों का कम किया जाए कि जब तक कि जियो टेक्निकल टीम इसका पूरा मुआयना नहीं करती है। तो हमने सचिव आपदा प्रबंधन महोदय को अपनी ओर से रिक्वेस्ट लेटर भेजी है कि एक अपनी टीम
हमें उपलब्ध करा दें और जल्दी से जल्दी इसका असर। तो वही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। बता दें, मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2-3 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है। ऐसे में चटक धूप के चलते पिछले दिनों हुई बर्फबारी के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में एवलांच जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में मौसम विभाग यात्रियों से हिदायत बरतने की अपील कर रहा है। 3000 मीटर या 3000 के ऊपर के जो क्षेत्र थे और 2-3 दिन वो एक्टिविटी चली, अच्छी एक्टिविटी चली थी। तो यही है कि जैसे अब मौसम साफ हो रहा है और तापमान बढ़ रहे हैं तो जो बर्फ़ गिरी हैं वो एकदम पिघलना और निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा पीछे भी जो है 3 तारीख को जो था तो उसमें भी, या 4 को भी थोड़ा बहुत जो केदारनाथ जी के रास्ते उसमें भी जो स्नो थी पिघल के वो काफ़ी निकली है और रास्ते बंद हुए हैं। इसी तरह मीडिया में आज भी रिपोर्ट है कि जो कल आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा कुछ एरिया में देखा गया है। तो जो स्नोफॉल अभी गिरी हैं, जो इस 3-4 दिन की जो एक्टिविटी थी पीछे 30 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं वो सस्टेन तो करेगा नहीं, वो स्नो जो है जल्दी पिघलता है, निकलेगा। तो छोटा मोटा इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अभी भी संभावना है, क्योंकि अभी पूरी तरह वो जो चीज़ें ख़त्म हुई नहीं है, पूरा जो बर्फबारी हुई थी वो पिघला नहीं सब जो है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो है जो एवलांच वाली है वो देखने को हायर हिमालयन रीजन में कहीं कहीं पर रहेगी। मणिपुर हिंसा में फंसे छात्रों को सकुशल उत्तराखंड वापस लाया गया है। मणिपुर हिंसा में फंसे 16 बच्चों को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया, जहां से सभी छात्रों को सुरक्षा के बीच घरों को रवाना किया गया। बता दें, उत्तराखंड पहुंचे छात्रों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार मणिपुर में पढ़ रहे प्रदेश के 16 छात्रों को सरकार द्वारा सकुशल वापस उत्तराखंड लाया गया है। तो वहीं रुड़की आईआईटी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आईआईटी रुड़की की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि रुड़की आईआईटी के छात्रों ने बेहद कम समय में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है और रुड़की आईआईटी का नाम रोशन किया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आईआईटी रुड़की इस बात का उदाहरण है कि कैसे 175 साल पुरानी संस्था देश की आधुनिक समय की मांगों को पूरा करने के लिए खुद को ढाल सकती है और अपने आप को बदल सकती है। ये सराहनीय है कि रुड़की आईआईटी अपने छात्र छात्राओं में पारंपरिक भारतीय मूल्य प्रणाली और भारतीय ज्ञान प्रणाली को विकसित कर रहा है। आपको लग रहा होगा ये फौजी ऐसी कैसी बातें कर रहा है? लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि हम सब में ये खासियत है। मैं अपनी इच्छा आपसे प्रकट करना चाहता हूं। इच्छा ये है कि 2 स्तंभ है, 2 पिलर्स हैं। एक साइड में हमारी सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास, और दूसरी तरफ में है टेक्नोलॉजी। ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो डिविनिटी है, जिसका कारण है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया हमारे पास में आती है। दूसरा, हमारा जो ज्ञान है, एजुकेशन है, हमारा जो प्रकृति के साथ मिलकर एजुकेशन है, हॉर्टिकल्चर, और तीसरा है वेलनेस का, जो योगा, आयुर्वेद, मरम। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने एक बहुत गहरी बात कह दी कि आप इंडिया के सिविलाइजेशन नॉलेज सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। चलिए, बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।